हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोग अब आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पूरा सीरीज जो कि होगा आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द नेशनल एंड द स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूज। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा? तो फायदा यूं होगा कि हम लोगों को मेंस पर्सपेक्टिव से काफी कंटेंट मिलेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों के प्रीलिम्स में हमने देखा है हर साल हमको काफी क्वेश्चन दिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स। तो होता यूं है कि आखिरी जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या और कोई भी एग्जाम हो, आप एसीएफ के एग्जाम की बात कर लीजिए या फिर आप फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात कर लीजिए, सब लोग एट द एंड उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता ये है कि काफी चीजें स्किप हो जाती हैं। अब हम लोगों ने ये क्या किया है कि हम लोग अब वीकली एक हफ्ते का, मतलब जैसे 1 जून से लेके 7 जून तक के जितने करंट अफेयर हैं वो एक क्लास में रहेंगे। तो हर वीक मतलब कि मंथ में 4 क्लासेस आपकी आएंगी, मंथ में आपकी 4 क्लासेस आएंगी और उन 4 क्लासेस में आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। आप उसके नोट्स बना सकते हैं। वी विल बी गिविंग द नोट्स ऑल्सो, हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को साथ साथ में। अब आप बोलेंगे कि फेब, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, जो पीएससी होता है हमारा वो फेब में होता है, जनरली सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फरवरी में होता है। तो फरवरी टू फरवरी का करंट अफेयर कंप्लीट करना है तो हम करेंगे। जो मार्च अप्रैल और मई का करंट अफेयर बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग मंथली कैप्सूल बना के एक एक मंथ का बीच में, इन जून और जुलाई के बीच में 3 क्लासेस 4 क्लासेस करके हम डिवाइड करके इन तीनों मंथ का करंट अफेयर देंगे आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब जून के करंट अफेयर को, जो कि आप 4 क्लासेस में रहेंगे आपके। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जो हमारा न्यूज है, जो आपके 1 जुलाई के 1 जून में आपको देखने को मिला था। क्या था? चित्रकूट के खालेपारा में होती है नारद की पूजा। तो इस पर्टिकुलर न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है हमको ये जानना है सबसे पहले। तो जो चित्रकूट वाटरफॉल है, हम लोगों ने बस्तर डिवीजन में देखा था चित्रकूट वाटरफॉल, उसको और क्या बोला जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जो वाटरफॉल है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर विलेज है, उस विलेज का नाम आपका क्या है? खलेपारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप में आपको ये खलेपारा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चित्रकूट मतलब बस्तर में है आपका। ठीक है, लोहांडीगुड़ा डिवीजन में। तो ये आपका हो गया खलेपारा चित्रकूट में। ठीक है, अब यहाँ क्या होती है? तो यहाँ पे पूजा होती है नारद जी की। नारद जी कौन है? नारद जी एक भगवान है, उनकी पूजा होती है यहाँ पे। और कौन से टेम्पल में? तो माउली माता टेम्पल में। ठीक है, अब यहाँ पे काफी टाइम से इनकी मांग चल रही है कि काफी सारे जो मूर्ति हैं, काफी सारे जो डेटीज के आइडल हैं वो सारे वहां रखे हुए हैं, उन सबको एक जगह संगठित करके अच्छे से रखा जाए सो दैट टूरिज्म वहां बढ़े। तो ये मांग वहां होते रहती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। खल्लेपारा में नारद जी की पूजा चित्रकूट में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ सकता है। चलिए, सो तो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर क्या है, इसको मैं जूम कर देता हूं, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में जो आपका न्यूज आर्टिकल है वो। ठीक है, अच्छा ये क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी। मैं आपको हिंदी में आपको ये दे रहा हूं आपको, और इंग्लिश में ये मैंने लिख के रखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा ये पढ़ पाना। ठीक है, जो भी जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल है आप लोग। ठीक है, सो द सेकेंड जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है वो है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व, जो इंडियन फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो इंडिया है उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं। ये हमारा एक्चुअल में न्यूज था। तो इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे कुछ टाइम देंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉरेक्स होता क्या है, क्यों होता है और क्यों ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो फॉरेक्स होता है वो जो होता है डाटा देती कौन सी मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी है जो डाटा देती है, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि डाटा कौन देता है फॉरेक्स का, तो वो कौन देती है? आरबीआई देती है। ठीक है, आरबीआई ने डाटा दिया था कि जून में आपका जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो हाईएस्ट टच किया, दैट इज 650
5.8 बिलियन यूएस डॉलर, इतना हम फॉरेक्स रिजर्व रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना है। तो फॉरेक्स रिजर्व होता है जो गवर्नमेंट अपने पास सिक्योरिटीज रखती है, ट्रेजरी बिल्स रखती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, जो आईएमएफ के पास हमारे रिवर्स ट्रेंचेस होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं आईएमएफ के पास, जो हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसडीआर, ये सारी चीजों से मिलके बनता है हमारा फॉरेक्स। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, रिवर्स ट्रेंचेस, ये क्वेश्चन में कहीं आता है तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स आर, और चार उसमें ए बी सी डी दे देगा। ए में दे देगा बॉन्ड, टी बिल, जीसेक दे देगा, और आखिरी में ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन में। अब जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो क्या दो हिस्सों में डिवाइडेड है सबसे पहले तो। ठीक है, जो 655 बिलियन डॉलर मैंने बोला, बिलियन यूएस डॉलर, वो जो है सबसे पहले एक है आपका इंडियन फॉरेन करेंसी एसेट्स। जो इंडियन फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब इंडिया के पास जो फॉरेन कंट्री के करेंसीज का एसेट है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब जो यूएस डॉलर हमने रखा हुआ है, यूरोपियन डॉलर हमने रखा हुआ है, अपने उस पर्टिकुलर करेंसी में हमारे पास जो चीजें एसेट्स रखी हुई है, उनको किसमें रखा जाएगा, उनको फॉरेन रिजर्व्स माना जाएगा। और साथ साथ में जो गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास है, गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 59.982 बिलियन यूएस डॉलर के गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये दोनों जो फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व्स हैं वही मिलके बनते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व्स, जो हमारे इंडिया के 655 बिलियन डॉलर है। ठीक है, करंटली जो आपके पास ये न्यूज में आपका सबसे मेन एक पॉइंटर है, आपको बता देता हूं मैं। करंटली हमारे पास 11 मंथ्स का इंपोर्ट का पैसा है। अब आप लोगों को पता होगा 1990 में क्या हुआ था। 1990 और 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस पर्टिकुलर टाइम में आप सबको पता है इंडिया जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से चल रहा था। आप लोगों ने सुना होगा हमारे पास एक वीक का बस फॉरेन रिजर्व था इंपोर्ट्स के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ये सब चीजों के लिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम में उस टाइम की गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी, जो कमिटी थी सी रंगराजन एंड वाई वी रेड्डी जी की। और इस कमिटी ने क्या रिकमेंड किया था कि कम से कम इंडिया के पास 12 मंथ का फॉरेन रिजर्व हमेशा रहना चाहिए बफर में। अब वो बफर में क्यों रहना चाहिए, तो बफर में इसलिए रहना चाहिए कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है, या इकोनॉमिकल ग्लोबल क्राइसिस के सिचुएशन के टाइम पे ये फॉरेन रिजर्व जो आप रखे हुए हैं उससे हमारी कंट्री में वो बाहर के जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो क्राइसिस है, अगर कोई वॉर हो रहा है जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन क्रिएट कर देती हैं कि हो सकता है इकोनॉमी या ग्लोबल मेल्टडाउन या ग्लोबल क्राइसिस आ जाए। तो उन सब चीजों से आप उतना बफर रख के रखेंगे 12 महीने का अगर फॉरेक्स रिजर्व्स, तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा उस इन्फ्लेशन और उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टैकल करना। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमने न्यूज आर्टिकल को पूरा समझने की कोशिश की है इन डेप्थ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा ही पूछेगा, और ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरे को लगता है किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिख सकता है, क्योंकि इस साल इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्शन से ये क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, मैं अगर 1 जून से लेके 7 जून का हम कवर कर रहे हैं, तो 4 जून को आपको पता है क्या हुआ था, इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो है, और वो भी किसके इलेक्शंस थे, एमपीज, लोकसभा के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन थे इंडिया के। काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर पूरा एक क्लास बना के समझेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको 110% इस पर्टिकुलर साल में जो भी एग्जाम्स होंगे, कोई भी एग्जाम आप बैठेंगे उसमें आपको दिखने को मिलेंगे अब जो होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के बाद, क्योंकि ये जो 5 साल में एक बार होने वाली चीज, और इस साल जो आपको काफी सारे न्यूज अलग अलग दिखेंगे। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट काफी बार ब्रीच हुआ, उसके साथ साथ आपको हंग असेंबली भी दिखने वाली थी, इसके साथ साथ जो आपके कोलिजन गवर्नमेंट है, तो सब चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो एक क्लास में हम कवर करेंगे, एक पूरा न्यूज आर्टिकल बना के। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर न्यूज को बस समझ लीजिए कि ताशीगंग करके एक जगह है। कहां है ताशीगंग करके जगह,
तो इस पर्टिकुलर सीट से कौन लड़ा था? मंडी सीट से लड़ी थी एक्ट्रेस कंगना रणावत, जो कि जीत के वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से आती हैं। तो वही मंडी सीट में स्पीति वैली है, उसी स्पीति वैली में एक विलेज है, उस विलेज का नाम है आपका ताशीगंग। और ये ताशीगंग क्या है? तो ये ताशीगंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन यहां बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ताशीगंग में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। ये 15,226 फीट, कितना? 15,226 फीट की हाइट पे था। तो आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहां है? तो चार नाम दे देगा तो ताशगंगा आप लगाएंगे उस पे। स्टेट वाइज दे देगा तो आप क्या लगाएंगे? हिमाचल प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। इस फ्रेम क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि ताशगंगा वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन को आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, ये आपका न्यूज आर्टिकल हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, ये देखिए लिखा है, इस इमेज को देखिए, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ इंडिया ताशीगंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये न्यूज आर्टिकल हमने पढ़ा है अभी। चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे। दैट इज द नेक्स्ट, द फोर्थ न्यूज आर्टिकल। इट इज रिलेटेड टू समवन हु इज फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के हैं और उन्होंने भारत का नाम बाहर जाके काफी ऊंचा किया है। एक यूएस में एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन का नाम है स्क्रिप्स स्पेलिंग बी। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कुछ टफ टफ वर्ड्स होते हैं, लेट्स से अम्ब्रेला एक वर्ड है, ऐसी वहां पे जज बैठे होते हैं, वो आपको वर्ड्स देते हैं और उन वर्ड्स का आपको प्रोनाउंसिएशन बोलो, वर्ड्स का जो जैसे अम्ब्रेला UMB, वैसे आपको पूरा बताना होता है स्पेलिंग क्या उसकी होगी। ठीक है, लेट्स से मेरा नाम अमन है तो AMAN, वैसे ही वर्ड्स दिए जाते हैं। तो उसमें हमारे देश के बृहत सामा, बृहत, ठीक है, इन्होंने ये 12 साल के एक बच्चे हैं और इन्होंने 7th क्लास में पढ़ते हैं और ये क्या किया, इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया है कि इन्होंने स्क्रिप्स बी स्पेलिंग कंपटीशन में जीता है। आखिरी 90 सेकेंड में टाई हो गया था और टाई ब्रेकर में उन्होंने 90 सेकेंड्स में 29 डिफरेंट जो आपके वर्ड्स हैं उनके अल्फाबेट्स बताए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सीधा पूछ सकता है आपको। ठीक है, कि बृहत सोम हु वॉन द स्क्रिप्स स्पेलिंग बी कंपटीशन और चार नाम दे देंगे और वो चारों नाम आपको 100% कहीं ना कहीं न्यूज में दिखेंगे, वही नाम देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, इनका नाम था क्या? बृहत सोम। ठीक है, चलिए तो पांचवा जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है लंदन से 100 टन सोना भारत लाया RBI ने। इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूज आर्टिकल तो एक वर्ड में खत्म हो जाएंगे, बट क्या होता है ना कि आप जब क्लासेस कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए जब इतना पेन उठा रहे हैं, आप क्लास को चालू करके अगर यहां तक आपने देखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है कि आपको लॉन्ग टर्म में समझ आए कि क्यों ऐसा हुआ। यार याद करने से बस होता यूं है ना कि आप भूल जाते हैं चीजें। अगर आपको पता हो ना बैकड्रॉप की क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट, तो आपको ना लॉन्ग टर्म में याद रहती चीजें। और याद नहीं भी रहेंगी तो आप वहां तक क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। आंसर मेंस में आपको ये सब चीजें आपको काम करती हैं और आप आंसर पहुंचने में भी आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ता है उससे। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो 100 टन सोना, दैट इज 100 टन ऑफ गोल्ड कहां से लेके आई है? तो वो लेके आई है कहां? ब्रिटेन से। अब 1990s का टाइम था जब हमारे यहाँ क्या हुआ था, इंडिया में क्राइसिस आई थी। मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास 1 वीक का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। कितने वीक का? 1 वीक का फॉरेन रिजर्व बचा था फॉर द इंपोर्ट्स। अब इस पर्टिकुलर टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने 100 टन ऑफ क्या दिया था? गोल्ड वहां जाके रखवाया ब्रिटेन से और $400 मिलियन का हमने लोन लिया था। क्या लिया था? हमने लोन लिया था। तो इस लोन को हमने 1991 के एंड तक वापस भी रीपे कर दिया था, बट ये गोल्ड वहां पे रखा हुआ था जस्ट इन केस कि वहां पे गोल्ड रखा है और इन केस कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो गोल्ड स्वैप करके इकोनॉमिकली पैसे लेने में इजी पड़ेगा। बट अब आज का सिचुएशन आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अब वी आर इकोनॉमिकली बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, वी आर नाउ इमर्जिंग एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम लोग
क्या करते हैं आप, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी के लिए, डाइवर्सिफाइड स्टोरेज के लिए और कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो 100 टन ऑफ गोल्ड को वापस इंडिया लाया गया, ठीक है। और इसको अपने पास रिजर्व को अपने ट्रेजरी में रखा है उन्होंने। अब देखिए आप लोग सोचेंगे, देखिए अब 1914 के पहले गोल्ड ही ऐसा एक चीज था जो एक कमोडिटी था जिनको रिजर्व बैंक्स और सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पेग करती थी, किस पे, गोल्ड रख के नोट छापती थी। बट अब आप लोगों को पता होगा वैसा है नहीं। बट गोल्ड का इंपॉर्टेंस इसलिए है, आप देख रहे होंगे अभी जियोपॉलिटिकली कितनी क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिकली क्राइसिस आ सकती है ऐसा बोला जा रहा है। यूएस के इलेक्शंस हैं, यूक्रेन में वॉर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, हमारे पास एक स्ट्रांग होल्ड रखने के लिए और अपनी इकोनॉमी पे क्या स्ट्रांग कॉन्फिडेंस शो करने के लिए क्या किया है, वो 100 टन ऑफ गोल्ड को इंडिया वापस लाया है। और गोल्ड एट द एंड ऑफ द डे ऐसा माना जाता है कि कभी इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे चला गया तो भले आपका जो रुपी और या फिर आपकी करेंसी का वैल्यू भले ही कम हो सकता है, बट गोल्ड हमेशा एप्रिशिएट करता है, मतलब गोल्ड का हमेशा रेट बढ़ता है जब इन्फ्लेशन आता है। तो गोल्ड हमेशा एक सेफ्टी मेजर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए कंट्रीज भले ही आज की 1914 के बाद हम एसडीआर राइट्स खरीद के, रिवर्स ट्रेंचेस खरीद के, जीसेक और टी बिल के थ्रू, फॉरेन रिजर्व्स के थ्रू हम आज नोट छापते हैं। बट ये क्या होता है, पहले गोल्ड इसीलिए इंपॉर्टेंस था और आज गोल्ड का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज के पास जाते हैं। ताइवान ओपन में हमारे कंट्री के डीपी मनु, देवाराकेश्वी प्रकाश मनु जो है, उन्होंने गोल्ड लिया है जेवलिन थ्रो में, ठीक है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने 81.52 मीटर का थ्रो किया, जेवलिन थ्रो। ये है आपके डीपी मनु, ठीक है। कहां किया था इन्होंने, ताइवान ओपन में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ताइवान ओपन डीपी मनु 81.52। अब ये आपको बाद में न्यूज फिर से एक बार देखने को मिलेगी पक्का, जून के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे आपको अगले मंथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ओलंपिक्स हैं उसके क्वालिफिकेशन के लिए इनको ये जो है इनको पुश किया जाएगा। और ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए समथिंग 85.50 मीटर्स का इनको क्या करना होगा, जेवलिन थ्रो करना होगा। तो वेरी अप ग्रोइंग आप बोल सकते हैं, एक नए हमको जेवलिन स्टार देख सकते हैं ये नीरज चोपड़ा के बाद। वैसे तो नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर इन द होल कंट्री, और पूरे दुनिया में भी एक के बाद एक गोल्ड ला ही रहे हैं। एंड वी होप कि ये भी डीपी मनु भी ऐसा करें, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, भारत के बलिदानी धनंजय को मरणोपरांत मिलेगा संयुक्त राष्ट्र पदक। इसका मतलब है, फिर से इंग्लिश में फ्रेम कर देते हैं कि नायक धनंजय जो थे, जो सर्व कर रहे थे यूएन में पीस कीपिंग फोर्स में, उनको पोस्थैलेमस क्या मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। अब हम इस न्यूज को पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं जूम कर देता हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, इंडिया का, ठीक है, यूएन जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशन एक पीस कीपर फोर्स रखा हुआ है अपने पास। अब वो पीस कीपर जो फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जहां अनसर्टेनिटी दिखती है आपको, जैसे अभी आपको काफी जगहों पे, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, यहाँ यहाँ इन सब जगहों पे क्या है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लोग यहाँ पे स्टेशनड होते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारे नायक धनंजय कुमार सिंह है, कौन थे, नायक धनंजय कुमार सिंह थे, वो भी यूएन के ही पीस कीपिंग फोर्स के हिस्सा थे जो इंडिया ने भेजा था। हर कंट्री अपने फोर्सेस से कुछ लोगों को चुन के भेजती है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, ठीक है। वो रहते इंडिया के ऑफिसर्स हैं, इंडिया के नायक हैं, और जैसे हर कंट्री भेजती है, 195 कंट्रीज हैं उन मेंबर यूएन के, तो सारे कंट्रीज के लोग भेजते हैं, ठीक है। उनमें इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट जो भेजता है, इंडिया सबसे सेकंड हाईएस्ट है, इंडिया क्या, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भेजने वाली कंट्रियों में। तो वैसे ही इंडिया ने भेजा था नायक धनंजय सिंह को, और नायक धनंजय सिंह कहां सर्व कर रहे थे, तो वो सर्व कर रहे थे मोनुस्को में। मोनुस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सर्व कर रहे थे अंडर द यूएन पीस कीपिंग मिशन। और ये यहां पे खत्म हो जाते हैं, ये यहां पे ठीक है। तो अब ये जो है
इनका बलिदान हो जाता है, ये मार्टियर हो जाते हैं, तो इनको जो अवार्ड मिलता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अगर आप यूएन के हिस्ट्री को पढ़ने समझेंगे तो उसका नाम है डॉग हैमरस्कोल्ड अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड जो है मेडल है एक जो पोस्ट थैलेमस दिया जाता है। अब ये जो है डैग DAG है, ठीक है, डैग हैमर्सजोल्ड डाग हैमर्सजोल्ड। ठीक है, तो ये जो थे ये आपके कौन थे, यूनाइटेड नेशंस के एक जो ये थे क्या थे, सेक्रेटरी थे उस पर्टिकुलर टाइम पे 1961 में। और 1961 में ये एक पीस कीपिंग के लिए ही जा रहे थे यूनाइटेड नेशन के काम से, और वहां पे उनका प्लेन क्रैश कर जाता है 1961 में। तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, इनको उनको दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए काम करते हैं और वो मार्टियर हो जाते हैं, तो पोस्ट थैलेमसी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो किसको मिला ये, तो ये मिला है आपको, क्वेश्चन में अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछेगा ये अवार्ड कहां काम कर रहे थे, तो आपका ये कर रहे थे किसमें, मोनास्को में, दैट इज यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कौन सा अवार्ड मिला, तो डाग हैमर जॉल्ड अवार्ड। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है ये कौन थे, तो मैंने बता दिया आपको, इनका भी हिस्ट्री आपको, और आपको साथ में पता होना चाहिए, मैं एक्स्ट्रा एक इनपुट दे देता हूं कि कौन सी कंट्रीज में इनके मिशन वर्क कर सकते हैं। तो 3 मेन प्रिंसिपल गाइड करता है यूनाइटेड नेशन पीस मिशन को, दैट इज कंसेंट ऑफ पार्टीज। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, जहां इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एक मिशन है, उसका नाम है क्या, UNMOGIP, दैट इज यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका वैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री किए थे 1949 में जो कश्मीर के जो इशू था उसके लिए। तो आज भी आपके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पे स्टेशनड है टू वॉच द सीज फायर को वॉच करने के लिए वहां पे रखा गया है। ठीक है, तो ये कंसेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शियलिटी, मतलब वो किसी भी एक कंट्री के लिए वो नहीं करेंगे क्या, ज्यादा मतलब पार्शियल नहीं रहेंगे, दे विल बी नॉट बायस, वो बीच में रहेंगे। ठीक है, दोनों कंट्रीज के, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साथ देना और ये सब। ठीक, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, वो वहां पे कहीं भी फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक उनके सेल्फ डिफेंस पे बात नहीं आ जाती। तो अभी आप देखना चाहेंगे कि पीस कीपिंग ऑपरेशन करेंटली इन जून ऑफ 2024 में कहां पे अगर है, तो आप ये देखिए, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया हमारा है, यहाँ पे भी आपका एक मिशन है दैट इज UNMOGIP, और ये ऑब्जर्विंग द सीज फायर इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और ये सारे जगह और हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सारे जगहों पे अभी पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशन के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज आर्टिकल हमने इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश की है। अब इसी से एक रिलेटेड और न्यूज आर्टिकल है, दैट इज मेजर राधिका सेन। ये आपको दिख रही होंगी, मेजर राधिका सेन, इनको अवार्ड मिला है, इनको क्या मिला है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 बोला गया है। अब देखिए क्या है, इंडिया जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उनका कहना है कि दे आर पुशिंग कि जो ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन आपके जो सेना से मेजर हैं और जो ऑफिसर्स हैं, ये सारे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जुड़े हैं, सो दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, तो इनको क्या है कि इनका नाम क्या है, राधिका सेन। ठीक है, इनको क्या अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, राधिका सेन। तो 2 नाम हमने समझे अभी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, दैट इज नायक धनंजय सिंह एंड द सेकंड इज राधिका सेन। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज डीप सी मिशन से रिलेटेड, समुद्रयान मिशन। ठीक है, क्या, समुद्रयान मिशन, ये एक पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डीप सी ओशियन मिशन। डीप सी का मतलब क्या होता है, जो ओशियन होते हैं उसके जो सी बेड होता है, ठीक है, सी बेड होता है, जस्ट जो ओशियन होते हैं और उनके जो सी बेड होते हैं, वहां पे आपको काफी सारे रेयर मटेरियल्स मिलते हैं, रेयर मिनरल मिलते हैं। ठीक है, जो कि आपके इन जनरल खोज पाना इजी नहीं है, टफ है, और दे आर वेरी वेरी मच इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, एंड ऑल्सो ये मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि सुपर कंडक्टर एंड द थिंग्स, सेमीकंडक्टर, ये सब। तो वही इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है सेंट्रल इंडियन ओशियन ने,
वहां पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, एक सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, जो आपको जगह मतलब जो आपके कंट्री का बॉर्डर लाइन होता है वहां से एक पर्टिकुलर 20 नॉटिकल माइल्स, 14 नॉटिकल माइल्स, 200 एक इकोनॉमिक जोन तक का रहता है, तो एसईजेड जिसको बोलते हैं, तो आप मान के चलिए 20 नॉटिकल माइल्स तक का जगह आप यूज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनीवन। उसके बाद जो एरिया है, जो पूरा समंदर दिखता है, वो सब फ्री वाटर माना जाता है, ठीक है। वो उसके ऊपर आप मतलब कंट्री का कोई हक नहीं होता है, तो उसमें एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है, उसको सारी कंट्रीज उनकी बात मानती हैं। तो वैसे इंडिया को अलॉट है 15 साल के लिए लीज में क्या 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया सेंट्रल जो आपका इंडियन ओशियन है वहां, ठीक है। किसने किया है? आईएसडी ने, इंडियन सीबेड अथॉरिटी ने, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वहां पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? डीप सी मिशन करना चाह रहे हैं, मतलब जो समुद्र का तल है उससे अब सामान निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये मिशन है समुद्रयान मिशन, ठीक है। और ये मिशन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये एक मैंड मिशन है, ये पता होना चाहिए। और किसके लिए मैंने बता दिया? ओशियन एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स के लिए। कौन कौन से मिनरल्स के लिए? तो पॉलीमेटेलिक, मैंगनीज, कोबाल्ट, गैस हाइड्रेट, इन सब के लिए। इसके लिए ये मिशन के लिए अभी न्यूज में क्यों था कि मत्स्य 6,000 करके एक व्हीकल है, ये देख रहे हैं आप, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मत्स्य 6,000 व्हीकल, यही आपका जो आपका सबमर्सिबल है, जिसमें एक आदमी बैठ के डीप सी तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मत्स्य 6,000 क्या है, किससे रिलेटेड है, क्या मिशन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने आपको बताया। और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में आपको अलॉटेड है फॉर 15 ईयर बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आईएसए, ठीक है। तो ये भी हमारे न्यूज आर्टिकल हमने इन डेप्थ कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का न्यूज आर्टिकल है, हैदराबाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही। जब तेलंगाना 2014 में बना था, तो 10 साल का एक एग्रीमेंट हुआ था। कितने साल का? 10 इयर्स का एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की। जो हैदराबाद है वो इन दोनों की कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। कब तक? फॉर द 10 इयर्स। इसके बाद जो हैदराबाद है वो कैपिटल बन जाएगा तेलंगाना का, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूज में अब के हैदराबाद नहीं है कैपिटल किसका? आंध्र प्रदेश का। द नेक्स्ट इज मई जो है, मई का मंथ है 2024, मई का मंथ 2024 मैक्सिमम हमारे देश में देखा गया है यूपीआई का ट्रांजैक्शन। क्या देखा गया? 14 अरब रुपीस का ट्रांजैक्शन देखा गया है मैक्सिमम अभी तक का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अपनी देखिए, अब ये न्यूज आर्टिकल आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीन में मैंने रखा है। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ है, जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ है, वहां पे कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है किसका? ट्रीज का और नेचुरल थिंग्स का। इससे हम, इस आर्टिकल को मैंने इसीलिए डाला, इससे हमको समझ आता है कि जो साल ट्री है, आपको पता होगा बस्तर में साल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारे ट्राइब के लिए, और साल ट्री से ही निकलता है क्या? सल्फी, जो हम बोलते हैं सल्फी। और ये जो सल्फी होती है, ये काफी 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 मतलब आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी। ये काफी इसको सेक्रेड मानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो जो साल का ट्री होता है, उस ट्री को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए इसमें मैं इस न्यूज आर्टिकल को आप देख रहे होंगे, जब एक साल ट्री, एक आदमी, एक ट्राइबल मैन बस्तर का किसी दूसरे आदमी को एक साल ट्री देता है, तो वेरी ग्रेट पॉम्प एंड क्या बोल सकते हैं आप, जैसे बारात निकलती है वैसे ही लड़की को जैसे आप शादी करते हैं, वैसे ही उतने तामझाम और इससे क्या करते हैं, ये साल ट्री एक दूसरे को देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैं ये न्यूज आर्टिकल मैंने रखा है। इस न्यूज आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज 13th वन एंड अ वेरी ग्रेट, आप बोल सकते हैं वेरी डेकोरेटेड फुटबॉलर और एथलीट ऑफ इंडिया। इस आदमी जो सुनील छेत्री आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके, इन्होंने आप बोल सकते हैं फुटबॉल कल्चर को इंडिया में जगाने की कोशिश की, एंड ही इज नाउ सक्सेसफुल। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉलर ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बोल सकते हैं आप। और ये न्यूज क्यों है? तो सुनील छेत्री अब 19 इयर्स की पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करके उन्होंने रिटायरमेंट
ले लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में सुनील छेत्री कौन है, किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आपको आ गया तो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, ये तो डायरेक्ट आएगा आपको। हुआ यूं है कि समीर वी कामत जो डीआरडीओ के आपके कौन थे, डीआरडीओ के प्रमुख, दैट इज द चीफ, उनका 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि डीआरडीओ के चीफ कौन है, समीर वी कामत, आपको नाम पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समीर वी कामत, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो एकदम नोट करके रखिएगा। समीर वी कामत डीआरडीओ से रिलेटेड है, चीफ है, उनको एक्सटेंशन मिला था इसलिए न्यूज में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप करने की कोशिश करते हैं और वहां जाके कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट न्यूज आर्टिकल जो आज हम कवर करेंगे दैट इज विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला कौन है, विनोद कुमार शुक्ला एक नॉवलिस्ट हैं, एक पोएट हैं, एक राइटर हैं एंड वेरी डेकोरेटेड, वेरी फेमस राइटर फ्रॉम आर छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में ये पैदा हुए थे। वॉज बॉर्न इन राजनांदगांव इन 1937 और इन्होंने काफी लिखी है, काफी कविताएं लिखी है, काफी चीजें लिखी है, जैसे कि नौकर की कमीज, ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ये बहुत ही सारी चीजें, लगभग जय हिंद बहुत बहुत फेमस इनका है। तो ये सब चीजों को कंपाइलेशन करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए न्यूज आर्टिकल है। आपको और पता होना चाहिए इनके बारे में कि 2023 में इनको पेन नोबोकोव अवार्ड क्या मिला था, पेन नोबोकोव अवार्ड इनको मिला था और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। ठीक है, फॉर राइटर्स। ठीक है, अब ये क्यों जाने जाते हैं, मैंने बता दिया राजनांदगांव में पैदा हुए थे। इनका जो राइटिंग का स्किल है दैट इज वेरी मैजिकल रियलिज्म के आसपास टाइप है। इसका मतलब क्या है कि ही होल्ड्स द रियलिटी टुगेदर, जो रियलिटी चल रही है उसको टुगेदर रखते हुए इमेजिनेटिवनेस के साथ वो लिखते हैं। तो वेरी डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ राइटिंग है इनकी, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग है। आप पढ़ के कभी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट किसने किया, क्वेश्चन में कहीं आता है तो अरविंद कृष्ण मल्होत्रा ने इसको ट्रांसलेट किया और ये बुक अभी आपको स्टोर्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने फ्रॉम 1 जून टू 7 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे साथ में, जो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं उसको आप लिख सकते हैं और हिंदी में भी उसको आप लिख सकते हैं। बोल मैं हिंदी में रहा हूं, लिख मैं इंग्लिश में रहा हूं, न्यूज आर्टिकल हम हिंदी में दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट इसका रीजन ये है, ये दोनों चीजों को ऐसा यूज करने का कि जो हिंदी मीडियम, जो हिंदी जिनको आसान पड़ती है वो उसको लिख सकते हैं, जिनको इंग्लिश आसान पड़ता है, वो जिसको हिंदी में हर्डल होती है वो इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दीज क्लासेस विल बी फ्रूटफुल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी चीजें लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट एनी टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, टैगर्स एट द किसी भी जगह पे आप इंस्टा में हमको कर सकते हैं, आप फेसबुक में हमको कर सकते हैं, हर जगह है। टेलीग्राम के ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहां न्यूज आर्टिकल्स हम डालेंगे उस जगहों पे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम 8 जून टू 14 जून के हम करंट अफेयर लेके जब आएंगे। तो टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।